डियर स्टूडेंट, हर्षु क्लासेस के अंतर्गत आज मैं आप सबों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख क्षणवत का क्लास लेकर आया हूँ। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। इस क्लास के अंतर्गत हम भारत के प्रमुख क्षणवतों के बारे में डिटेल से जानेंगे। मनुष्य जब पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ तो जन्म लेने के साथ ही उसे काल की गणना और उसे विभाजित करने की आवश्यकता महसूस हुई। जहाँ प्रारंभ में उसने धूप एवं छाया के सहारे दिनों को विभाजित किया, तो वहीं बाद में वह दिनों के समूहों पक्ष, माह, वर्ष इत्यादि का विकास करता है। आदिम दुनिया में मनुष्य ने चंद्र चक्र की आवधिकता को चंद्रमा के ढलने और घटने तथा मौसमी परिवर्तनों के साथ पहचानने की कोशिश की, और यही चंद्र चक्र महीनों की अवधारणा का आधार बन गया एवं ऋतुओं के परिवर्तन एवं उनकी आवधिक पुनरावृत्ति ने वर्ष के विचार का आधार बनाया। वायु पुराण के शब्दों में कहें तो कला नाम सुपरिमाणात काल इत्यभिधीयते, अर्थात काल में कलाओं का परिणाम होता है और इसी काल पद से क्लॉक जैसे अंग्रेजी रूप विकृत हुए। विज्ञान के विकास के साथ ही काल गणना की सूक्ष्मतम इकाई प्रतिपल, विपल, पल से युग और महायुग जैसी विभिन्न इकाइयों का विकास हुआ। भारतीय खगोल शास्त्र का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और यथा समय इसमें अनेक परिवर्तन भी होते रहे। ध्यातव्य है कि तिथि क्रम के अध्ययन में पंचांग के विकास की महती भूमिका रही है, क्योंकि इसका संबंध समय का हिसाब लगाने, नियमित विभाग करने एवं घटनाओं की तिथि निश्चित करने के लिए किया जाता है। वैसे पंचांग का अर्थ नागरिक जीवन में सुविधा, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों की व्यवस्था के लिए दिनों की समूहीकरण की प्रक्रिया से है। पंचांग ऐसी प्रत्येक सभ्यता के लिए एक अनिवार्य तत्व है जो कृषि, व्यापार, घरेलू एवं अन्यान्य कारणों को नापना चाहती है। जहाँ तक भारत में पंचांग के शुभारंभ की बात है, तो यह प्रक्रिया हमें वैदिक युग से ही दिखलाई देने लगती है, जहाँ वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों एवं सूत्र साहित्य में इस संदर्भ में अनेक उदाहरण मिलते हैं। इस समय खगोल शास्त्र के मुख्य सिद्धांत के रूप में वेदांग ज्योतिष का विकास हुआ। उल्लेखनीय है कि वेदांग ज्योतिष के समय पंचवर्षीय चक्र का प्रयोग होता था, जो माह के श्वेत अर्ध से आरंभ होता है तथा पुष के कृष्ण माह में समाप्त होता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ से बारी बारी करके सभी क्षणवत के बारे में। पहला है दानवासुर। काल यवन क्षणवत के नाम से जाना जाता था। इस क्षणवत की जानकारी यवन राजदूत मेगास्थनीज के लेख से होती है, जिसे प्लिनी, सोलिन तथा एरियन की इंडिका के विवरणों में देखा जा सकता है। जैसा कि प्लिनी लिखते हैं, फ्रॉम द डेज ऑफ फादर वैकस टू अलेक्जेंडर ग्रेट देयर किंग्स आर रिकॉर्ड एट 154 होज रेस्न ओवर 6451 years and 3 months। इसी प्रकार एरियन की इंडिका से पता चलता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ डायनेमसन सैंड्रोकोटस द इंडियंस काउंटेड 153 किंग्स एंड ए पीरियड ऑफ 6042 years, but among these a republic was thrice established, another to 300 years and another to 120 years। The Indians also tell us Dionysus was earlier than Heracles by 15 generations। ध्यातव्य है कि यवन शब्द अथवा वेकस दानवासुर विप्रचिति का ही विकृत रूप है। उसके पश्चात हेराकल्स अर्थात सूरकुलेश विष्णु हुआ, जिसका स्थान विप्रचिति से 15 स्थान बाद का है। विप्रचिति धनु का पुत्र था, अस्तु वह दानवासुर कहलाया। विप्रचिति त्रेता के आरंभ में था और उससे लेकर भारत युद्ध तक कुल 100 राजा हुए।
भारतच्युत से रिपुंजय तक 22 राजा, तत्पश्चात 5 प्रदोत राजा, तदंतर 10 शैशुनाग राजा, तदनु 9 नंदवंशीय राजा हुए, जिनकी कुल संख्या 146 होती है। इस प्रकार मेगास्थनीज के अनुसार त्रेता के आरंभ यानी विप्रचिति के काल से नंदों के अंत तक 6451 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इस वर्ष संख्या को मेगास्थनीज ने भारत के राजवृत्तों से लिया था। अगला टॉपिक है कली संवत। इसके प्रारंभ की तिथि 3101 ईस्वी पूर्व मानी गई है। कब मानी गई है? 3101 ईस्वी पूर्व। इसके बारे में डिटेल जानेंगे। वायु पुराणोक्त काल विभाजन के 4 युगों में से एक कलयुग के नाम पर इस संवत का नाम कलयुग संवत पड़ा। खगोल शास्त्री भास्कर सिद्धांत शिरोमणि में लिखते हैं कि शक राजा के अंत तक 3179 वर्ष कलयुग को आरंभ हुए व्यतीत हो चुके थे। यदि सलीवाहन शक राजा की तिथि 78 ईस्वी मानी जाए तो कली संवत की तिथि 3101 ईस्वी पूर्व होगी। भारतीय काल गणना के इतिहास में कली संवत को प्रथम गणना पद्धति माना जाता है और आज भी हिंदू पंचांग निर्माण में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है आपका संवत सप्तर्षि संवत। सप्तर्षि संवत इसके प्रारंभ की तिथि 3176 ईस्वी पूर्व मानी गई है। 3176 ईस्वी पूर्व मानी गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल। यह 7 तारों वाले सप्तऋषि मंडल की गतिविधियों पर आधारित है। इसे सप्तऋषि चक्र भी कहा जाता है। यह संवत 2700 वर्ष का एक कल्पित चक्र है जिसमें सप्तऋषि नाम के 7 तारे अश्विनी से रेवती पर्यंत 27 नक्षत्रों में प्रत्येक में क्रमशः 100 वर्ष तक रहते हैं। इस प्रकार 2700 वर्ष का एक युग हो जाता है। कश्मीर, चंबा तथा मंडी इत्यादि क्षेत्रों में इस संवत का प्रयोग प्रमुख रूप से होता रहा है। सप्तर्षि काल को दिव्य काल भी कहा जाता है। पुराणों में अनेक राजवंशों के काल का निर्धारण इस संवत के अनुसार किया गया है। सप्तऋषि संवत के कई अन्य नाम भी हैं। कश्मीर में इसे लौकिक संवत तो पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों में इसे पहाड़ी संवत के नाम से जाना जाता है। इस संवत में शताब्दियों को छोड़कर ऊपर के ही वर्ष लिखे जाने से यह कच्चा संवत के नाम से भी जाना जाता है। कलहनकृत राजतरंगिणी में चंबा से मिले एक लेख में इस संवत का विवरण प्राप्त होता है। आगे जानते हैं बुद्ध संवत के बारे में। इसके प्रारंभ की तिथि 544 ईस्वी पूर्व मानी गई है। यह संवत बौद्ध कैलेंडर का आधार है जो मुख्य रूप से चंद्र सौर कैलेंडर है। इसके बारे में और डिटेल जानेंगे। बौद्ध कैलेंडर का उपयोग मुख्य रूप से तिब्बत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम में धार्मिक या आधिकारिक अवसरों के लिए किया जाता है। बुद्ध संवत बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए समय और घटनाओं को चिन्हित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अगला टॉपिक है महावीर संवत। इसके प्रारंभ की तिथि 7 अक्टूबर 527 ईस्वी पूर्व मानी गई है। इस संवत के बारे में डिटेल जानेंगे। इस संवत को वीर संवत भी कहा जाता है। कहा जाता है? वीर संवत भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण मोक्ष से शुरू होने वाला यह एक कैलेंडर है। जैन धर्मों में निर्वाण, जब किसी को मृत्यु होती थी तो उसे निर्वाण कहते थे और उसे मोक्ष प्राप्ति का आधार माना जाता था। आगे जानते हैं विक्रम संवत के बारे में। इसके प्रारंभ की तिथि 58 ईस्वी पूर्व मानी गई है। कब मानी गई है? 58 ईस्वी पूर्व मानी गई है। इसके बारे में डिटेल जानेंगे। विक्रम संवत को भारतीय कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत मालवा के राजा सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपरांत की थी। इसे मालवा संवत भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 12 महीने का एक साल और 7 दिनों का सप्ताह का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ था।
विक्रम संवत में महीनों का नामकरण नक्षत्रों के अनुसार हुआ है। इसकी विधि यह थी कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उसी के अनुसार माह का नाम दिया गया। विक्रम संवत के अनुसार हिंदू नववर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। आगे जानते हैं शक संवत के बारे में। इसके प्रारंभ की तिथि 78 ईस्वी मानी गई है। इस संवत की शुरुआत सम्राट कनिष्क ने शकों को पराजित करने के बाद की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसी शक संवत में मामूली फेरबदल करते हुए इसे राष्ट्रीय संवत के रूप में घोषित कर दिया। राष्ट्रीय संवत का नववर्ष 22 मार्च से शुरू होता है, जबकि लीप ईयर में यह 21 मार्च से होता है। इसमें महीनों का नामकरण विक्रमी संवत के अनुरूप ही किया गया है, जबकि उनके दिनों का पुनर्निर्धारण अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार किया गया है। इसमें प्रथम माह चैत्र में 30 दिन हैं, तो अंग्रेजी लीप ईयर में 31 दिन हो जाते हैं। शक संवत के बारे में कहा जाता है कि उज्जयिनी के क्षत्रप चेस्टन ने इसे प्रचलित किया। इसे 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया। इससे सलिवाहन संवत भी कहते हैं। आगे जानते हैं कलचुरी संवत के बारे में। इसके प्रारंभ की तिथि 248 ईस्वी मानी गई है। इसे है संवत भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत राजा ईश्वर सेन ने की थी। चेदी की कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण यह कलचुरी संवत कहलाया। आगे जानेंगे गुप्त संवत के बारे में। इसके प्रारंभ की तिथि 319 ईस्वी मानी गई है। कब मानी गई है? 319 ईस्वी। गुप्त संवत गुप्त साम्राज्य के शासकों द्वारा बनाया गया एक पंचांग या कैलेंडर था। इसे गुप्त युग के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त संवत और शक संवत में 241 साल का अंतर है। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक की तिथि को हुई थी। गुप्त संवत के बारे में जानकारी हमें पुराणों और हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। हाल के शोध में पता चलता है कि गुप्त संवत का इस्तेमाल म्यांमार के प्यू राज्यों में भी हुआ है। आगे जानेंगे हर्ष संवत के बारे में। इसके प्रारंभ की तिथि 606 ईस्वी मानी गई है। सम्राट हर्षवर्धन के सिंहासन पर बैठने से शुरू हुआ था। यह संवत 606 ईस्वी से शुरू हुआ था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत पर राज किया था। इस संवत का इस्तेमाल मथुरा और कनौज में किया जाता था। अगला है आपका संवत हिजरी संवत। इसके प्रारंभ की तिथि 622 ईस्वी मानी गई है। इसके बारे में डिटेल जानेंगे। हिजरी संवत, जिसे हिजरी कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर भी कहते हैं, एक चंद्र कैलेंडर है जो इस्लाम में महत्वपूर्ण तिथियों और त्योहारों को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी शुरुआत 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुई, जब हजरत मुहम्मद मक्का से मदीना गए थे। अगला संवत है आपका कोल्लम संवत। इसके प्रारंभ की तिथि 825 ईस्वी मानी गई है। इसका डिटेल है। कोल्लम संवत, जिसे मलयालम कैलेंडर या कोल्लम युग भी कहा जाता है, यह केरल राज्य में उपयोग किया जाने वाला एक नक्षत्र सौर कैलेंडर है। इसे चालुक्य राजा विक्रमादित्य 4 ने शुरू किया था। इसे चालुक्य विक्रम संवत भी कहते हैं। अगला संवत है आपका इलाही संवत। इसके प्रारंभ की तिथि 1583 ईस्वी मानी गई है। इलाही संवत, जिसे तारीख ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, यह मुगल बादशाह अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक कैलेंडर था जो हिंदू और इस्लामी कैलेंडर का मिश्रण था। अकबर ने अपने राज्याभिषेक की तारीख 1556 को शून्य वर्ष के रूप में शुरू किया था। यह कैलेंडर पूरे मुगल साम्राज्य में राजस्व संग्रह एवं अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था।
अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की थी जो समन्वयवादी धर्म था, लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं चला। अकबर के दरबार में बीरबल नाम के एक हिंदू व्यक्ति थे जिन्होंने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको एक क्लास पसंद आया हो या मददगार हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो आपको ससमय नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।